मशहूर सैन्य रणनीतिकार क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था, जंग अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। जंग तो बस एक जरिया है अपने सियासी मकसदों पूरे करने के लिए ताकत का इस्तेमाल। और इसी सोच के साथ आज हम एक ऐसी ही दोस्ती की गहराई में उतरेंगे जो इन्हीं सियासी मकसदों और ताकत के समीकरणों से बनी है। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत और इजराइल के बीच की रणनीतिक साझेदारी। हमारे पास रक्षा, एरोस्पेस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े कई बेहतरीन स्रोत हैं और हमारा मिशन है इस रिश्ते की परतें खोलना। ये रिश्ता क्यों बना, कितना गहरा है और भविष्य में किस दिशा में जा रहा है। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर ज़रूरी है ही, लेकिन आज की दुनिया को समझने के लिए भी ये बहुत अहम है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं एक ऐसी घटनाक्रम की जो शायद इस दोस्ती की अहमियत को सबसे ज़्यादा रेखांकित करता है। हाल ही में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। कुछ लोग इसे इस्लामिक नाटो भी कह रहे हैं। ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ सुगबुगाहट नहीं है, बल्कि एक गंभीर भू राजनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है। आप सोचकर देखिए, सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान की परमाणु शक्ति और एक बहुत बड़ी सेना, और तुर्की का बढ़ता सैन्य और सियासी दबदबा। तीनों बहुत बड़ी ताकतें हैं। बिल्कुल। और अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं और उनका समझौता नेटो के आर्टिकल 5 जैसा हो, मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये भारत और इजराइल दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। एक ऐसा शक्ति केंद्र जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये गठबंधन वाकई हकीकत बन सकता है? मेरा मतलब है, सऊदी अरब और तुर्की के बीच तो खुद कई मुद्दों पर काफी खींचतान चलती रहती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इनके बीच अपने मतभेद हैं और शायद ये कभी भी नेटो जैसा औपचारिक गठबंधन ना बने, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में असलियत से ज्यादा संभावनाएं मायने रखती हैं। अगर ये देश सिर्फ रणनीतिक सहयोग भी बढ़ाते हैं तो भी ये इस क्षेत्र का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। और जब आपके पड़ोस में इस तरह की गोलबंदी हो रही हो, हाँ, तो एक भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त का होना आपकी मजबूरी भी बन जाता है और जरूरत भी। और यहीं से भारत इजराइल की दोस्ती की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। और यही इस रिश्ते का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत और इजराइल की दुनिया को देखने का नजरिया कई मामलों में अलग है। भारत फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन की वकालत करता है। ईरान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और इजराइल का इन मुद्दों पर बिल्कुल अलग रुख है। बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतने मतभेदों के बावजूद रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है? यही तो रियल पॉलिटिक है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो देश अक्सर वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करते हैं। और ये दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। अच्छा। भारत आज इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस कस्टमर है। 2020 से 2024 के बीच इजराइल के कुल रक्षा निर्यात का 34%। 34%? जी, 34% अकेले भारत को गया है। और हाल ही में भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने $8.7 बिलियन की खरीद को मंजूरी दी, जिसमें 1000 स्पाइस मिसाइलें भी शामिल हैं। ये वही मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। बिल्कुल वही। 34%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इजराइल की रक्षा इंडस्ट्री का 1/3 से ज्यादा हिस्सा भारत पर निर्भर करता है। सही बात है, लेकिन ये आंकड़े तो एक तरफ हैं। रिश्ते की असली कहानी शायद इन आंकड़ों के पीछे छुपी है। मतलब अब बात सिर्फ खरीदने बेचने की नहीं रही। बिल्कुल। रिश्ता अब ग्राहक दुकानदार वाले मॉडल से बहुत आगे निकल चुका है। अब हम सह विकास यानी को डेवलपमेंट और सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन के दौर में हैं। और ये बदलाव भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। लेकिन ये बदलाव क्यों आया? मेरा मतलब है, अमेरिका या रूस भी तो हमें हथियार बेचते हैं। इजराइल में ऐसा क्या खास है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश अक्सर अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे वो क्राउन ज्वेल्स कहते हैं, किसी को नहीं देते। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हिचकिचाते हैं। हाँ, इजराइल के साथ ऐसा नहीं है। ये इजराइल की अस्तित्व की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका और रूस के लिए एक ग्राहक सिर्फ एक ग्राहक है। इजराइल के लिए भारत जैसा एक मजबूत आत्मनिर्भर सहयोगी एक रणनीतिक संपत्ति है, जो उनके अपने भू राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करता है। एकदम सही। इसलिए वो भारत के साथ अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी साझा करने और उसे भारत में ही बनाने के लिए तैयार हैं। इससे भारत की अपनी क्षमता भी बढ़ती है
और इजराइल को एक भरोसेमंद साथी भी मिलता है। बिल्कुल, दोनों के लिए फायदे का सौदा है। ये तो वाकई एक गेम चेंजिंग अप्रोच है। तो चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। वो कौन सी खास परियोजनाएं हैं जिन पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं? देखिए, ये सहयोग 3 मुख्य क्षेत्रों को बदल रहा है। पहला है हवाई रक्षा। आसमान में अपनी सुरक्षा। बिल्कुल। दूसरा है दुश्मन के इलाके में दूर तक देखने और हमला करने की क्षमता। और तीसरा है हमारी सेना को आधुनिक तकनीक से लैस करना। चलिए पहले से शुरू करते हैं, हवाई रक्षा से। इस क्षेत्र में बराक 8 MRSAM मिसाइल सिस्टम एक क्रांति की तरह है। इसे IAI और DRDO ने मिलकर बनाया है। बराक 8? इसे ऐसे समझिए, बराक 8 एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह है जो हमारे नौसेना के जहाज़ों और ज़मीनी ठिकानों के चारों ओर लगभग 70 से 100 किलोमीटर का एक सुरक्षा घेरा बना देता है। एक शील्ड की तरह। हाँ, दुश्मन की कोई भी मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन इस कवच में घुसने की कोशिश करता है तो ये उसे हवा में ही पहचान कर नष्ट कर देता है। और दुश्मन के इलाके में देखने और हमला करने की क्षमता के बारे में क्या? मतलब आधुनिक युद्ध में जीतता तो वही है जो पहले देखता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस क्षेत्र में 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक है फाल्कन AWACs, आसमान में भारत की आंख। बिल्कुल, ये एक हवाई जहाज पर लगा हुआ बहुत शक्तिशाली रडार है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। और दूसरा है ड्रोन्स। भारतीय सेना लंबे समय से इजरायली हेरॉन और सर्चर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। और अब उन्हें अपग्रेड भी किया जा रहा है प्रोजेक्ट चीता के तहत। जी, और सिर्फ अपग्रेड नहीं, उन्हें हमला करने की क्षमता भी दी जा रही है। यानी अब ये सिर्फ देखेंगे नहीं, मारेंगे भी। एक मिनट, मैंने पढ़ा है कि अब कुछ सबसे एडवांस्ड ड्रोन भारत में ही बन रहे हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है। अडानी समूह और इजराइल की एल्बर्ट सिस्टम्स मिलकर हर्मीज 900 ड्रोन का निर्माण भारत में ही कर रहे हैं। हर्मीज 900? जी, हर्मीज 900 दुनिया के सबसे उन्नत ड्रोनों में गिना जाता है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और वो अब भारत में बन रहा है। तो ये मेक इन इंडिया से भी आगे की बात है। ये मेक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इन इंडिया है। अच्छा। इसके अलावा हमारे अपने लड़ाकू विमान LCA तेजस में भी इजरायली ELM 2052 ASR रडार का इस्तेमाल हो रहा है जो उसे अपने से कहीं बड़े विमानों से लड़ने की ताकत देता है। ये सब सुनकर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है। इजराइल एक देश जो साइज में हरियाणा जितना है और आबादी हैदराबाद शहर के बराबर। हाँ, वो इतनी विशाल और एडवांस्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल मशीनरी चलाता कैसे है? ये हैरान करने वाली बात है। इसका जवाब उनकी तारीख और भूगोल में छिपा है। जब आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हों तो आत्मनिर्भरता आपकी चॉइस नहीं बल्कि जिंदा रहने की शर्त बन जाती है। उन्होंने अपनी जरूरत को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। बिल्कुल, और उनकी 3 कंपनियां इस इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। कौन सी है वो कंपनियां? पहली है IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ये एक सरकारी कंपनी है और डिफेंस की दुनिया का एक गुलायत है। बराक मिसाइल, हेरॉन ड्रोन, ये सब इसी की देन है। और दूसरी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स। इसका नाम सुनते ही आयरन डोम का नाम याद आता है। आयरन डोम, जिसकी सफलता की दर 90% से ज्यादा बताई जाती है। जी, इसका मतलब है कि अगर दुश्मन 10 रॉकेट दागता है तो 9 हवा में ही रोक दिए जाते हैं। ये किसी भी शहर के लिए जीवन और मृत्यु का अंतर है। और राफेल भारत में कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें भी बनाती है। और तीसरी बड़ी कंपनी है एल्बर्ट सिस्टम्स, जो निजी क्षेत्र की अगुवा है। हर्मेस ड्रोन और एडवांस्ड कमांड कंट्रोल सिस्टम इसी कंपनी की विशेषज्ञता है। तो ये तीनों मिलकर इजराइल की वो ताकत बनते हैं जिसे दुनिया सलाम करती है। बिल्कुल, यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। इजराइल सिर्फ हथियार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि उनके दुस्साहसिक इस्तेमाल के लिए भी जाना जाता है। 1976 में युगांडा में एंटेबे मिशन या 1981 में इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर ऑपरेशन ओपेरा। हाँ, ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनकी कहानियां आज भी दुनिया भर की मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं और इन अभियानों से भारत के लिए सीखने लायक बहुत कुछ है। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक है इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी का महत्व। मोसाद जैसी वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस एजेंसी के बिना ये ऑपरेशन नामुमकिन थे। दूसरा सबक है प्लानिंग और रिहर्सल की बारीकी। अच्छा, कहा जाता है कि एनटीबी ऑपरेशन से पहले इजरायली कमांडोज ने एयरपोर्ट का एक पूरा मॉडल बनाकर उस पर अनगिनत बार अभ्यास किया था। उनकी एक कहावत है, शांति में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे जंग में उतना ही कम खून बहेगा।
तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, हम असल में इन सिद्धांतों को अपना भी रहे हैं, जैसा कि आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। हाँ, उसमें भी इजरायली स्पाइस बॉम्बों का इस्तेमाल हुआ, जो सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थे। और क्या सबक है? और भी है, जैसे युद्ध के लिए हथियारों का बड़ा भंडार रखना, एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना, और आज के दौर में सबसे जरूरी है अर्बन वॉरफेयर, यानी शहरी लड़ाई की तकनीक में महारत हासिल करना। हाँ, ये ऑपरेशन सफल तो थे, लेकिन इनकी वजह से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने और दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करने के आरोप भी लगते रहे हैं। तो भारत को यहाँ एक संतुलन भी साधना होगा, है ना? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। भारत की विदेश नीति हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर आधारित रही है। इसलिए भारत इन ऑपरेशन से तकनीक, प्लानिंग और हिम्मत सीखता है, लेकिन उसे अपनी रणनीतिक जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच एक महीन संतुलन बना के चलना होगा। लक्ष्य दुस्साहस नहीं, बल्कि एब्स्ट्रैक्टिंग यानी डिटेरेंस पैदा करना है। बिल्कुल, ताकि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये साझेदारी रक्षा से आगे कहाँ जा रही है? क्या ये सिर्फ हथियारों का रिश्ता है या इससे बड़ी कोई तस्वीर बन रही है? ये निश्चित रूप से एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एक तरफ I2U2 ग्रुप है, भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका। जी, यह एक रणनीतिक आर्थिक साझेदारी है जो पानी, ऊर्जा, परिवहन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये दिखाता है कि अब रिश्ता सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। और भू राजनीतिक स्तर पर वहां भी एक दिलचस्प समीकरण बन रहा है। एक तरफ तुर्की पाकिस्तान का गठजोड़ है, तो उसके जवाब में इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ एक त्रिपक्षीय साझेदारी बनाई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत भी हाल के वर्षों में ग्रीस और साइप्रस दोनों के साथ अपने रिश्ते बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, यह भू राजनीतिक बिसात पर एक सोची समझी चाल है। हमारे स्रोतों में एक नए पहलू का भी जिक्र है, मानव संसाधन का। भारतीय मजदूरों को लेकर भी एक समझौता हुआ है। हाँ, और ये इस रिश्ते में एक नया और मानवीय आयाम जोड़ता है। नवंबर 2023 में दोनों देशों ने भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक समझौता किया है। ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है जो ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय श्रमिकों को इजराइल में उचित वेतन, रहने की अच्छी जगह और सामाजिक सुरक्षा मिले। तो रिश्ता अब लोगों के स्तर पर भी मजबूत हो रहा है। जी बिल्कुल। तो भविष्य की दिशा क्या है? आगे किन तकनीकों पर काम होगा? भविष्य का सहयोग अब अगली पीढ़ी की तकनीक पर केंद्रित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट हथियार और हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम। अब लक्ष्य सिर्फ मिलकर बनाना नहीं है, बल्कि मिलकर सोचना और मिलकर आविष्कार करना है। को क्रिएशन ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यही अगला पड़ाव है। तो कुल मिलाके ये कहानी दो ऐसे देशों की है जिनकी दोस्ती शायद स्वाभाविक न लगे, लेकिन आज की अनिश्चित दुनिया में ये एक जरूरत बन गई है। ये एक ऐसी बहुआयामी साझेदारी है जो साझा खतरों और आपसी फायदों से चल रही है, और ये एक साधारण खरीदार विक्रेता के रिश्ते से बहुत आगे बढ़कर एक गहरे रणनीतिक गठबंधन में बदल रही है, जहां दोनों देश एक दूसरे की ताकत बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमारी एक स्रोत में आयरन बीम नाम के एक लेजर वेपन सिस्टम का जिक्र है। ये रॉकेट और मोर्टार को रोशनी की रफ्तार से मार गिराता है। तो मेरा सवाल यह है कि जैसे जैसे युद्ध निर्देशित ऊर्जा और ऑटोनॉमस सिस्टम्स की ओर बढ़ रहा है, आयरन बीम जैसी तकनीकों का संयुक्त विकास आने वाले दशक में भारत और इजराइल दोनों के युद्ध लड़ने के तरीकों को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है? ये एक बेहतरीन और थोड़ा डरावना सवाल भी है। इस पे जरूर सोचिएगा। इस तरह की और भी विस्तृत चर्चाओं के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके मन में जो भी सवाल हो उन्हें कमेंट्स में जरूर साझा करें।